देखिए भाई, सबसे पहली बात यह कि आप P इज इक्वल टू एम वी समझ गए हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। सही मान रहा हूं क्या? क्या आप P इज इक्वल टू एम वी समझ गए हैं? अच्छा, ये एक फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर किया था। P नामक है मोमेंटम, नाम है P का मोमेंटम, और मास किसी बॉडी का मास, वेलोसिटी भी। एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है और ये है 3 किलो का, और इसकी स्पीड दे दूं मैं 3 मीटर पर सेकेंड, कोई मुझसे पूछे कि बताओ इसका मोमेंटम कितना है, तो मैं बोलूंगा भाई इसका मास है 3 किलो, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम होता है मास इंटू स्पीड वेलोसिटी। मास की वैल्यू 3, वेलोसिटी की वैल्यू 9, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर। तो 9 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया इस बॉडी का मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, मिस्टर आलोक हाथ हटाएं, अगर वेलोसिटी इस तरफ है, किसी बॉडी की स्पीड जिस तरफ होती है, मोमेंटम भी। तो ये मुझसे पूछे मोमेंटम किस तरफ है भाई, मोमेंटम भी इस तरफ है, पी वेक्टर भी इस तरफ है। अगर स्पीड इस तरफ है तो मोमेंटम भी इस तरफ। बॉडी ऊपर जा रही है, मोमेंटम भी ऊपर, बॉडी नीचे आ रही है, मोमेंटम भी नीचे। जिधर बॉडी जा रही होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होती है। ठीक है, तो मोमेंटम ऐसे निकाला जाता है, कोई मुश्किल बात तो नहीं। मास और स्पीड को मल्टीप्लाई करके, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अच्छा, एक सवाल, एक बॉडी है जिसका मोमेंटम, जिसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर बाद गाड़ी कार है, कार थोड़ी देर बाद ब्रेक लगाकर कार को रोक दिया गया और उसकी स्पीड हो गई 0। सही बोल रहा हूं, रोकेंगे तो 0 हो जाएगी ना। तो कार की पहले स्पीड कितनी थी? 5, बाद में कितनी हो गई? 0। कार का पहले मास था करीब 2 किलो, और अब भी मास है 2 किलो। तो सवाल ये है इतना सा कि ये बताओ, आपने गाड़ी को रोका, क्या? तो ये बताओ, आप इस पूरे प्रश्न या इस जो मैंने आपको केस बताया, इसमें आप क्या कमेंट कर सकते हो? व्हाट कैन यू कमेंट? कि ये गाड़ी 5 की स्पीड से चल रही थी, 2 किलो इसका मास है, और कुछ देर बाद ये गाड़ी रुक जाती है, इसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो आप इस सिनेरियो में क्या कमेंट कर सकते हो, क्या बात बोल सकते हो? पहला पार्ट। दूसरा, इस गाड़ी का मोमेंटम बदला है कि नहीं बदला है? तीसरा पार्ट, अगर बदला है तो बताओ कितना बदलाव आया है मोमेंटम में। ये बताओ पहले, सबसे पहला सवाल, क्या गाड़ी के मोमेंटम में बदलाव आया है? मोमेंटम में बदलाव का मतलब क्या है? जब गाड़ी स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी को देखा, कितनी की स्पीड थी? 5, बाद में स्पीड कितनी हो गई? 0। बालक, अगर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, और पहले वेलोसिटी 5 थी, बाद में वेलोसिटी हो गई 0, तो मोमेंटम बदला नहीं बदला? बदला ना। तो बताओ शुरुआत में मोमेंटम कितना था? मोमेंटम इज इक्वल टू मास की वैल्यू 2, स्पीड की वैल्यू कितना आ गया? केजी मीटर पर। किसको समझ में आ रहा है कि पहले 10 था, पहले मोमेंटम 10 था? आम बच्चा समझ पा रहा होगा ना भाई। ये बाद में मोमेंटम कितना था? 0। मैं इसको आई लिख रहा हूं, पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम मास इंटू स्पीड वेलोसिटी क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये तो अब साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि इनिशियली मोमेंटम था 10, बाद में मोमेंटम कितना हो गया? 0। चेंज आया ना? मोमेंटम में चेंज आया क्या? हाँ ना बोलो। किस किस को लग रहा है मोमेंटम में चेंज आया? दिख तो रहा है भाई, हाँ ना। आधे बच्चे अभी भी हाँ नहीं बोल पा रहे। मोमेंटम में चेंज आया। कितना चेंज आया? घटा है बढ़ा है? मोमेंटम घटा है बढ़ा है? आज पहली और आखिरी बार फिजिक्स 11वीं में चेंज का फॉर्मूला बता रहा हूं। चेंज इन एनीथिंग, यहां तो मोमेंटम है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे ना, बताओ चेंज कितना आया, मोमेंटम में बदलाव कितना आया, वेलोसिटी में बदलाव कितना आया, एक्सेलरेशन में बदलाव कितना आया, किसी भी चीज का चेंज पूछा है, चेंज का एक ही फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस, समझ रहे हो? चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस। अब अपनी बुद्धि से मुझे बताओ, फाइनल मोमेंटम कितना है? 0। अंत में हो गया 0, माइनस इनिशियल कितना है? 10। तो 0 माइनस 10 क्या बचा?
तो भाई चेंज इन मोमेंटम कितना आया? -10 kg मीटर पर, किस किस को क्लियर है? -10 kg मीटर पर क्या है ये? चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे। दूसरा प्रश्न ये था, क्या मोमेंटम में बदलाव आया है? तो आपने बोला हाँ, घट गया है, कम हो गया है। तीसरा प्रश्न क्या था, कितना चेंज आया है मोमेंटम में? -10 का चेंज आया है। भाई एक बात बताओ, ये -10 के चेंज में और 10 के चेंज में फर्क क्या है? -10 और 10, अगर मेरा चेंज आता 10 और वर्सेस आया चेंज -10, तो -10 और 10, जब भी दुनिया में जब भी कभी आपसे बोला गया हो कि चेंज नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम क्या आया? नेगेटिव। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। नेगेटिव चेंज का मतलब होता है वो क्वांटिटी कम हुई है। क्या हुई है? पॉजिटिव चेंज का मतलब होता है वो क्वांटिटी बढ़ गई है। जब भी कोई चीज शुरुआत के कंपैरिजन में बढ़ जाती है तो उसका चेंज पॉजिटिव आता है, जब वो घट जाती है उसका चेंज, आप खुद देखो ना, मोमेंटम शुरुआत में 10 था, फिर गिर के कितना हो गया? 0, कम हो गया ना। इसीलिए अपने आप चेंज के फॉर्मूले में से आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव चेंज का मतलब चेंज इन समथिंग नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन समथिंग नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब होता है फिजिक्स में कि वो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? और वहीं अगर चेंज पॉजिटिव आता है तो वो क्वांटिटी, ये बस बेसिक तरीका है फिजिक्स को समझने का, इसलिए बता रहा हूं। आप में से कई बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आगे न्यूमेरिकल्स में कभी कभी दिक्कत आ सकती है कि नेगेटिव चेंज का मतलब द क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। पालक, चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। चेंज मतलब उसकी वैल्यू बदल तो रही है, अब बदलने में बढ़ रही है या घट रही है ये मुझे साइन बताएगा ना। अगर चेंज नेगेटिव है तो मतलब उसकी वैल्यू, अगर चेंज पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू। तो ये आपने सवाल कर लिया। मैंने आपसे बोला ये गाड़ी पहले इतने चल रही थी, चली। एक सवाल स्टार्टिंग का था मेरा पहला, कमेंट क्या कर सकते? मैं सवाल को दोबारा बोल देता हूं, ये सब आपने कैलकुलेशन करी, हटाओ दिमाग से, डिलीट करो और यहां सुनो। एक गाड़ी 2 किलो की 5 की स्पीड से चल रही है। कुछ देर बाद मैंने देखा, अरे गाड़ी तो रुक गई। उसकी स्पीड पहले 5 थी, 5 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी कुछ देर बाद 0 पे आ गई, रुक गई। तो इसमें आप क्या बात बोल सकते हो लास्ट क्लास के रेफरेंस में, पिछली क्लास जो हमने पढ़ी थी? अरे ऐसे देखो, हाथ ऊपर करने की प्रक्रिया है भाई, ठीक है? अपना हाथ ऊपर करो, गलत सही जो बोलोगे चलेगा। अभी मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया तो मैंने एक लाइन बोली, एक बॉडी अगर चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। यानी कि ये बात क्लियर है कि न्यूटन ने पहले लॉ में कह दिया कि जो बॉडी चल रही है, अगर आपको उसे रोकना है तो क्या लगाना पड़ेगा? लगाओगे, फोर्स लगाओगे तभी रोक पाओगे। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि एक चलती हुई बॉडी जिसकी स्पीड 5 थी, थोड़ी देर बाद वो बॉडी रुक गई, रेस्ट पे आ गई, स्पीड हो गई 0। तो चलती हुई बॉडी अगर रुकी है यानी कि उसका वो चल रही थी, चलती हुई को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बाहरी धक्का, एक्सटर्नल फोर्स। तो इस बात में हम, इस प्रश्न में, इस केस में हम ये कमेंट कर सकते हैं कि पक्का अगर गाड़ी 5 की स्पीड से चलते चलते रुक गई है तो उसकी स्पीड को रोकने के लिए हमने क्या लगाया होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, तभी बॉडी रुकी है। बिना फोर्स लगे बॉडी रुकेगी नहीं। हाँ ना बोलो। अच्छा, एक और चीज, ये तो मेन कमेंट था जो मेरे को बताना था। क्या आप ये देख पा रहे हो, इसका मोमेंटम चेंज हुआ है? देख तो पा रहे हो मोमेंटम? ये मोमेंटम को चेंज आपने क्या लगा के किया? धक्का लगा के ना, फोर्स। आपने फोर्स लगाया, बॉडी की स्पीड धीरे धीरे रुक गई, बॉडी 0 हो गई, स्पीड, बॉडी रुक गई। तो एक चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए आपने धक्का लगाया होगा, तब गाड़ी रुकी होगी। तो जो धक्का आपने लगाया, उस धक्के की वजह से बॉडी के मोमेंटम में क्या आया? चेंज। मोमेंटम में क्या आया? पहले मोमेंटम 10 था, फिर हो गया 0। समझ रहे हो? तो बॉडी को रोकने में किसका इंपॉर्टेंट रोल था? मोमेंटम को कम करने में या मोमेंटम को बदलने में किसका इंपॉर्टेंट रोल था? एक्सटर्नल फोर्स। किसका? एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, तो ये फर्स्ट लॉ का मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रहा था कि बाहरी फोर्स जो होता है वो ही चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, रुकी हुई बॉडी को चला सकता है। यहां पर चलती हुई बॉडी रुक रही है तो बाहरी फोर्स लग रहा है। हाँ ना बोलो। अच्छा, अब आगे आते हैं। न्यूटन से हमने दूसरे लॉ में डिमांड करी, न्यूटन ने हमें बताया। हमने न्यूटन से कहा, तू ये तो कह रहा है कि एक बॉडी को चलाने के लिए धक्का लगेगा, एक चलती हुई को रोकने के लिए फोर्स लगेगा, मान लिया, पर कितना फोर्स?
क्या पूछा हमने? कितना फोर्स। मुझे अगर 5 की स्पीड से चलती हुई बॉडी को 0 की स्पीड पे लाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स कितना लगेगा। तो न्यूटन ने साफ साफ लाइन में कहा, एक सिंपल भाषा में। न्यूटन की भाषा फिजिक्स की भाषा होती है, समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। न्यूटन ने कभी भी F = ma का सहारा नहीं लिया। न्यूटन ने F = ma कहा भी नहीं था। न्यूटन ने अपने दूसरे लॉ में साफ साफ कहा, क्या कहा देखो। तो न्यूटन कहता है द फोर्स, क्या बोलता है? द फोर्स अप्लाइड, क्या बोलता है? द फोर्स अप्लाइड, या फोर्स जो लगाया है आपने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब बच्चे को ना इसका मतलब नहीं पता होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसने सिंपल बोला कि जो भी धक्का आप लगाते हो, जो भी फोर्स आपने लगाया बॉडी को रोकने के लिए, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। बच्चा कहता है भैया चेंज ऑफ मोमेंटम तो पता है, पहले इतना था अब इतना हो गया, कितना चेंज आया मोमेंटम में। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है, किसी को बताओ? अरे वाह, बोल भाई। डिवाइड बाय टाइम, कितनी जल्दी चेंज हुआ है। ठीक है, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हिंदी में अर्थ होता है कि आपको किसी बॉडी को रोकना है तो उसके मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा। पहले ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो, किसी बॉडी की स्पीड को चेंज करने के लिए उसके मोमेंटम को चेंज करना पड़ता है। अगर किसी बॉडी की स्पीड पहले 5 थी अब 20 हो गई, स्पीड 5 थी और 20 हो गई, तो मोमेंटम बदलेगा नहीं बदलेगा? क्यों? क्यों? बहुत बढ़िया, इतना ही बोलना था। P = अगर भैया आप स्पीड को बदलोगे तो मोमेंटम तो अगर किसी बॉडी की स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, चलती को रोकना है, रेस्ट को चलाना है, तो अगर किसी बॉडी की स्पीड को चेंज करना है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। हाँ ना बोलो? तो न्यूटन ने मुझे साफ कहा, देखो भाई, आपको अगर किसी रुकी हुई बॉडी को चलाना है, चलती हुई को रोकना है, मतलब आपको उसके मोमेंटम में बदलाव लाना है। तो हमने पूछा न्यूटन भैया ये बताओ कितना धक्का लगाऊं। न्यूटन ने कहा आपको जितना मोमेंटम बदलना है ना उतना धक्का लगाओ। एक बॉडी है जो 100 की स्पीड चल रही है और मुझे उसे रोकना है 1 सेकंड में, और एक बॉडी है जो 5 की स्पीड चल रही है, मुझे उसे रोकना है 1 सेकंड में। कौन सी बॉडी को रोकने में ज्यादा धक्का लगेगा? 100 वाली को। 100 से आ रही है, रोकने में बहुत जान लगेगी भाई। तो न्यूटन से हमने कहा यार ये तो हमें समझ में आ रहा है, इमेजिन भी हो रहा है 100 वाली को रोकने में टाइम लगेगा। न्यूटन कह रहा है तुम ऐसे सोचो, 100 वाली का मोमेंटम ज्यादा है, 5 वाली बॉडी का मोमेंटम कम है। 100 वाली का मोमेंटम को 0 करना है और 5 वाली के मोमेंटम को भी, तो किसके मोमेंटम में ज्यादा बदलाव लाना है आपको? 100 वाली में। 100 वाली का मोमेंटम इतना था, इतने से घटा के 0 करना है। 5 की स्पीड से चल रही थी, उसका मोमेंटम इतना था, इतने से को 0 करना है। तो कहां पर ज्यादा मोमेंटम में बदलाव लाना पड़ रहा है? 100 वाले में। तो न्यूटन ने कहा जहां पर आपको मोमेंटम ज्यादा बदलना होता है वहां ज्यादा फोर्स लगता है। मोमेंटम में कम चेंज लाना है, कम फोर्स से काम चल जाएगा। एक बॉडी का मोमेंटम 20 था, मोमेंटम स्पीड नहीं, एक बॉडी का मोमेंटम 20 था और आपको 20 से उसके मोमेंटम को 0 करना है, कितने का चेंज लाना है? 20 का। एक बॉडी का मोमेंटम 100 है, 100 से उसके मोमेंटम को 0 करना है, कितने का चेंज लाना है? 100 का। तो कहां पर ज्यादा धक्के की जरूरत है? 100 वाले में। न्यूटन ने कहा जहां पर आपको मोमेंटम में ज्यादा बदलाव लाना है वहां पर ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, जहां पर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा वहां पर फोर्स भी ज्यादा। तो हमने उससे पूछा ठीक है ये बता रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। उसने कहा देखो यार सिंपल बात है, एग्जांपल दिया बहुत सॉलिड। उसने बोला एक बॉडी 100 की स्पीड चल रही है, ये भी 100 की स्पीड चल रही है, या मान लो मोमेंटम, इसका मोमेंटम 100 है, इसका मोमेंटम भी। एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बॉडी है ए, ये एक बॉडी है बी, इसका मोमेंटम है 100, इसका मोमेंटम भी क्या है? 100। अपने को दोनों को ही रोकना है, ए बॉडी को भी रोकना है, रेस्ट पे लाना है, मोमेंटम 0 हो जाएगा। बी को भी रोकना है, रेस्ट पे लाना है, इसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। सही है ना? रेस्ट पे लाऊंगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि स्पीड क्या हो गई? 0। तो अभी इसका मोमेंटम इतना है, बाद में इसका 0 हो जाएगा, अभी इसका मोमेंटम इतना है, बाद में इसका 0 हो जाएगा। दोनों का मोमेंटम बराबर है। तो न्यूटन ने कहा यार आप एक बात बताओ, 100 से घटाकर मोमेंटम को 0 करना है, चेंज कितने का है? यहां पर भी 100 0 करना है, चेंज कितने का है? 100 का। तो मैंने न्यूटन से कहा न्यूटन
तो फिर तो ए बॉडी और बी बॉडी दोनों को रोकने में मुझे बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों में ही मोमेंटम में कितना बदलाव लाना है, इसके मोमेंटम को भी 100 से कम करना है, इसको भी कम करना है। न्यूटन ने कहा नहीं, आप रेट ऑफ चेंज के मतलब को समझो। हमने कहा समझाओ। न्यूटन ने कहा अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस बॉडी का मोमेंटम 100 है और 100 से 0 लेके आना है 1 सेकंड में, और इस बॉडी का मोमेंटम 100 है और 100 से 0 लेके आना है 100 सेकंड में, बहुत टाइम दे दिया 100 सेकंड। 100 सेकंड मिल गए मुझे उस गाड़ी को रोकने के लिए, और ऊपर वाले केस में कितना सेकंड मिला? भाई साहब 1 सेकंड में रोकना आसान है, 100 सेकंड में रोकना आसान है? कहां पर ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा? 1 में। तो उसने बोला भाई साहब मोमेंटम चेंज तो ठीक है, मोमेंटम चेंज करने के लिए टाइम कितना मिल रहा है ये भी डिपेंड करता है। तो न्यूटन ने कहा जितना कम से कम टाइम में मोमेंटम चेंज करना होता है उतना ज्यादा फोर्स लगाना होता है। अगर टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो आपको जितना कम टाइम मिलेगा ना उतना ज्यादा धक्का आपको लगाना पड़ेगा। ये भी न्यूटन की ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आपको 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में आपको मोमेंटम को एकदम जीरो करना है तो आपको बहुत फोर्स चाहिए, बहुत फोर्स चाहिए, एकदम से नहीं होगा। हाँ अगर 100 सेकंड मिल गए तो धीरे धीरे कम कम फोर्स लगाओ, गाड़ी धीरे होगी धीरे होगी धीरे होगी धीरे होगी रुक जाएगी। तो जब टाइम कम होता है तो फोर्स ज्यादा होता है। आपके पास टाइम कितना है ये न्यूटन ने कहा। तो न्यूटन ने बोला यार मेरा ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ये दो बातों की बात कर रहा है, दो चीजों की बात कर रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कितना टाइम अवेलेबल है, कितना, और मोमेंटम मतलब तो मोमेंटम होता ही है। यानी कि फोर्स डिपेंड करता है दो चीजों पे, मोमेंटम को कितना बदलना है और कितनी जल्दी बदलना है, कितने मोमेंटम का चेंज लाना है और कितनी जल्दी लाना है। ये सारी कहानियां थी जो हमने बात कर ली। इस पर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ये बस तुम्हारे दिमाग में चीजों को डालने के लिए था कि न्यूटन ने साफ बोला फोर्स डिपेंड करता है दो चीजों पर। तो न्यूटन ने बोला फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओपन किया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम जितना कम होगा फोर्स उतना, मोमेंटम में चेंज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के चेंज के, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बोला? न्यूटन ने। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम में नहीं था, न्यूटन का सेकेंड लॉ ये था द फोर्स। और पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आया? 1। क्या को प्रोपोर्शनल हटाने पे इक्वल टू लगाने पे कोई कांस्टेंट नहीं आया, 1 आया। तो न्यूटन ने लिखा F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। इस ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं। F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा P बाय डेल्टा P का मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा T का मतलब चेंज इन टाइम। कितना टाइम मिल रहा है आपको, कितने टाइम में गाड़ी रोकनी है, कितने टाइम में मोमेंटम बदलना है। तो ये न्यूटन ने बोला। अब न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने कहा कभी कभी ना वो चेंज बहुत छोटा होता है, वो चेंज बहुत, देखो अगर आप 100 से किसी चीज को 0 ला रहे हो तो कितने का बदलाव कर रहे हो? 100 का। कोई चीज की वैल्यू 20 थी, तुमने 60 कर दी, 20 वैल्यू थी 60 कर दी, कितना बदलाव आया? 40 का। देख पा रहे हो 40 का बदलाव आया। कोई चीज पहले 5 थी, आपने 10 कर दी, कितने का बदलाव आया? ये बड़े बड़े चेंजेस है, 5, 10, 40, 100। तो यहां पर जब कोई चीज बदलती है और बहुत बड़े लेवल में बदलती है तो आप उस चेंज के लिए ट्राइंगल यूज करते हो, चेंज इन मोमेंटम। जब एक बड़ा खासा चेंज आ रहा है, अगर चेंज बहुत छोटा आता है तो ट्राइंगल यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? डी। क्या? डी। तो न्यूटन ने कहा कि भाई ये फॉर्मूला भी है और ये भी है, डीपी बाय डीटी। हमने कहा फर्क क्या है? उसने बोला ये है चेंज और ये है छोटा चेंज। अगर किसी का मोमेंटम पहले 5.2 था और अब उसे घटा के 5.1 कर दिया तो 5.2 से 5.1 किया है, चेंज कितने का है? 0.1 का। बहुत छोटा चेंज है ना। तो छोटे चेंजेस को नापने के लिए आप डेल्टा पी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डीपी। क्या? ये भी चेंज है, ये भी चेंज, ठीक है। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या फिर F इज इक्वल टू डीपी बाय, ये है सेकेंड लॉ का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन जो किसने दिया? न्यूटन ने। इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? इसको पढ़ दो बस। इट स्टेट्स दैट rate of change of momentum of a body, rate of change of momentum of a body is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, ये अगली लाइन आपको लिखनी है तो अलग बात है, वरना स्टेटमेंट इतनी ही थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ये एक्सप्रेशन से हम ये लिख सकते हैं। कोई मुझसे सेकंड लॉ पूछे एक नंबर में, मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले थ्योरी में लिखूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अगले स्टेप में ये लिखूंगा, उसके अगले स्टेप में ये लिखूंगा, ये दोनों, बस इतना लिखना है और मिल गया नंबर। समझ रहे हो? पक्का समझ रहे हो? ये बीच का मैं हटा देता हूं, ये समझाने के लिए था आपको बस।